नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में लगी आग पर पाया गया काबू। स्थिति सामान्य, प्रधानमंत्री ने ली घटना की जानकारी। मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। केजरीवाल का नया दांव, केंद्र से की रियायती दरों पर जमीन की मांग। कहा बनवाए जाएंगे सरकारी कर्मचारियों के लिए घर। भाजपा ने कहा वादा खिलाफी करना केजरीवाल का चरित्र। मन की बात का 118वां अंक हुआ प्रसारित। प्रधानमंत्री ने संस्कृति, स्टार्टअप, स्पेस सेक्टर की सराहना। विकास के रास्ते पर चलते हुए विरासत को सहेजने का किया आह्वान। पंद्रह महीने बाद इजराइल गाजा के बीच लागू हुआ संघर्ष विराम। हमास के चंगुल से 3 बंधकों की रिहाई। तीनों महिलाएं पहुंची इजराइल। भारत की पुरुष और महिला टीम ने नेपाल की टीम को हराया। जमाया खो खो विश्व कप के खिताब पर कब्जा। प्रधानमंत्री मोदी और खेल मंत्री ने दी जीत की बधाइयां। और आइए शुरुआत करते हैं। महाकुंभ में शासन प्रशासन की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टल गया। महाकुंभ में आज गीता प्रेस के टेंट में आग लग गई, जो तेजी से फैलने लगी। लेकिन मुस्तैद दमकल कर्मियों और पहले से मौजूद फुल प्रूफ व्यवस्था काम आई और 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। इस आग में कोई भी घायल नहीं हुआ। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से घटना को लेकर जानकारी ली। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में गीता प्रेस के टेंट में आग लग गई, जो कि साथ में बने कई टेंटों में भी फैलने लगी। लेकिन मुस्तैद दमकल कर्मियों ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मेला क्षेत्र में घटना स्थल का दौरा भी किया। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। कुंभ क्षेत्र में सेक्टर 19 में आग लगने की जानकारी मिली, जिसमें गीता प्रेस में आग लगने की सूचना हम सबको मिली। अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम और साथ में मौके पर पहुंची और गीता प्रेस के साथ में 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको समय बुझा लिया गया। स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। जो आग का सोर्स था और जहाँ जहाँ आग फैली थी, सभी जगह जो है वहाँ पे तात्कालिक रूप से वो फायर टेंडर्स के सहारे और साथ पे फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उसको आग को बुझाया गया। 4:30 पे फायर पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया था। कहीं भी फायर नहीं बची थी। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं ने आग पर काबू पाने के लिए प्रशासन की मुस्तैदी को सराहा। शॉर्ट सर्किट हुआ है, उससे अप्रिय घटना घटी है। थोड़ी सी आग हुई है, उससे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। हम शासन का धन्यवाद देते हैं कि बहुत कम समय में उस आग पर काबू पा लिया गया है। यदि काबू नहीं पाता तो इससे बहुत बड़ी घटना घटित हो जाती। मेला प्रशासन के कुशल प्रबंधन ने बड़ी अनहोनी से बचा लिया है। हालांकि आग क्यों लगी ये अभी भी जांच का विषय है और आगे कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। डीडी न्यूज के लिए ब्यूरो इनपुट के साथ जया सिन्हा, रामेंद्र सिंह और अश्वनी मिश्रा की रिपोर्ट। और एनडीआरएफ के डीआईजी एमके शर्मा ने कहा कि महाकुंभ में घटनास्थल पर मौजूद सभी टीमों ने मिलकर काम किया और आग पर काबू पा लिया। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की 4 टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ के दस्ते थे और अग्निशमन दस्ते थे, उन्होंने आपस में मिलके बहुत अच्छा काम किया और आग को बहुत ही कम से कम समय में अपनी कार्रवाई करके आग पर काबू पाया। हमारे जो दस्ते थे उन्होंने रास्ता बनाया, जहां पर आपने देखा टीन की जो शीट्स थी उनको काटा, उनको हटाया, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं कि रास्ते में कहीं ऐसे लकड़ी है, कोई बल्ली है, पिलाई है, तो उसको तुरंत काट कर रास्ता बनाया, जिससे कि जो गाड़ियां हैं वो तुरंत अपनी पानी की बौछार या जो उनके पास अन्य सामग्री है वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंचाकर अपनी कार्रवाई कर सकें। और बात दिल्ली की। दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज है। केजरीवाल पर हुए
कथित हमले और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाए जाने को लेकर दोनों सियासी दलों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। इस बीच चुनावी घोषणा पत्र जारी हो जाने के बाद भी राजनीतिक दलों ने अपने वादों का पिटारा बंद नहीं किया है। केजरीवाल पर किए गए कथित हमले और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाए जाने को लेकर दोनों ही पक्षों की ओर से खुद को सच्चा और दूसरे को झूठा साबित करने के लिए बयानों के तीर चले। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा ने फिर दोहराया कि केजरीवाल खुद पर हमले की कहानी गढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के युवाओं पर गाड़ी चढ़ाई है। परवेश वर्मा ने अपनी बात के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी आप संयोजक को झूठा बताते हुए कहा कि केजरीवाल से सवाल पूछना ही हमला हो गया है। अगर अरविंद केजरीवाल 10 साल शासन कर लिए और दिल्ली की जनता उनसे पूछती है कि अरविंद केजरीवाल जी हमें हमारे इस प्रश्न का जवाब दीजिए, तो आक्रमणकारी हो गया, उसको मारोगे। वहीं आम आदमी पार्टी भी केजरीवाल पर हमला किए जाने की बात को लेकर अड़ी रही। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हमलावर को परवेश वर्मा का करीबी बताया। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा हमला हुआ, सबने वीडियो देखा और इतने बड़े पत्थर से उनकी गाड़ी को मारा गया कि अगर वो किसी को लग जाता तो वो जानलेवा हो सकता था। दिलचस्प है कि एक दूसरे पर आरोप मढ़ने के खेल में सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। परवेश वर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया कि दिल्ली की जनता जवाब मांग रही है और केजरीवाल उनके सवालों से भाग रहे हैं। चुनावों में रस्साकशी के बीच घोषणा पत्र जारी हो जाने के बाद भी केजरीवाल रोज कोई न कोई वादा कर देते हैं और बीजेपी त्वरित प्रतिक्रिया देकर उसे झूठ का पुलिंदा बता देती है। अगर हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे केंद्र सरकार लैंड दे दे तो उस पे दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और आसान किश्तों के अंदर सरकारी कर्मचारी वो उसका पैसा भुगतान करके उसके मालिक बन सकते हैं, उन घरों के मालिक बन सकते हैं। जिस दिन तक प्रचार प्रसार खत्म नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल रोज एक नई योजना लेकर आएंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। दिल्ली सरकार पहली बार घाटे में है, डेफिसिट में, आज तक नहीं थी। ये अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों के कारण। मजे की बात यह है कि केजरीवाल बड़ी होशियारी से अपने वादों में केंद्र सरकार से सहयोग का नुक्ता भी जोड़ देते हैं, चाहे वे मेट्रो ट्रेन के किराए में छूट की बात हो या फिर लोगों को मकान देने की। उम्मीद है कि सच झूठ की इस सियासत में दिल्ली की जनता देख परख कर अपना फैसला लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और लोकतंत्र के महापर्व में युवाओं की भागीदारी बढ़ सके, इसे लेकर चुनाव आयोग लगातार तैयारियां कर रहा है और यही वजह है कि चुनाव आयोग युवाओं को अपने वोट की ताकत पहचानकर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में नई दिल्ली क्षेत्र के डीएम और निर्वाचन अधिकारी सनी कुमार सिंह ने कहा कि पहली बार मतदान करने वाले 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं की कुल संख्या 2,08,000 है, जबकि 21 से 30 साल की उम्र वाले 26 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिन्हें वो वोट करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। देखिए ये खास बातचीत। चुनाव आयोग की एक बड़ी भूमिका होती है मतदान को संपन्न कराने के साथ साथ वोट प्रतिशत को बढ़ाने में भी। जो अवेयरनेस है ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू होता है, जिसको अभी आपने यहाँ पे कैंपेन किया। जो भी वोटर टर्नआउट है, इसमें एक और चीज़ जो हम देखते हैं कि यूथ का पार्टिसिपेशन बहुत कम रहता है। खास करके एक अर्बन एपैथी जो टर्म होता है वो भी देखा जाता है। इसका एक रीज़न हम लोग यूथ के थ्रू सिर्फ उनकी पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ा रहे हैं, बट उनको हम एम्बेसडर बना रहे हैं अपना, ताकि आप जाके फर्दर अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर्स हैं, उन लोगों को अर्ज करो, मोटिवेट करो, ताकि वो लोग आके इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करें। जो पहली बार के वोटर्स हैं, जो युवा वोटर्स हैं, वो मतदान पर जाके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस तरह के कुछ और कैंप भी प्लान किए हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने काफ़ी सारे अभी प्लान हैं हमारे। खास करके लास्ट के एक वीक में हम काफ़ी इंटेंसिव स्वीप कैंपेन करेंगे। क्या कोई ऐसी प्लानिंग है कि हम जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो यूथ है, जो युवा है, कॉलेज में जाके या उनके उस स्थान पे जहां पर वो लोग रेगुलर जाते हैं वहां पर अपील की जाए? सारे कॉलेजेस जो हमारे एरिया के अंदर आता है वहां पे हम लोगों ने कॉलेज एम्बेसडर्स के थ्रू बहुत सारे स्वीप कैंपेन किए, फैशन शोज़ कराए, म्यूज़िक शोज़ कराए। तो उनको ऑलरेडी हम लोग टारगेट कर रहे हैं
आगे भी करते रहेंगे। मतदान की जो तैयारियां हैं वो किस तरह की हैं? जितने पोलिंग स्टेशन है उसका सेटिंग अप जो है अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है। वहाँ पे जो भी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होते हैं, जैसे मान लीजिए टॉयलेट होना चाहिए, जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी वहाँ सहूलियत होनी चाहिए, बच्चों के लिए, मदर्स के लिए, प्रेग्नेंट मदर्स के लिए फीडिंग यूनिट्स वगैरह होना चाहिए। तो हर तरीके की जो सुविधाएं होती हैं वहाँ पे बिजली होना चाहिए, पानी होना चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं हम लोग मुहैया कराने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो बहुत सारी तैयारियां हैं। इसके साथ साथ बड़े सारे मॉडल पोलिंग बूथ्स बनाने की भी तैयारियां ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं। थीम बेस्ड पोलिंग स्टेशन हम लोग बना रहे हैं टू अट्रैक्ट यूथ्स। तो इस तरीके से बड़े सारे इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं इस बार, और मुझे लगता है कि इस बार जो भी वोटर्स होंगे उनके एक्सपीरियंस पहले से काफ़ी बेहतर होगा। जो यूथ वोटर्स हैं वो बड़ी संख्या में न सिर्फ वोटिंग स्थल पर पहुंचे बल्कि जनतंत्र के महापर्व में शामिल होकर अपने मनपसंद की सरकार को चुनने में भी वो अपनी बड़ी भागीदारी करें। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 118वें अंक में देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामना दी। अपने संबोधन में भारतीय गणतंत्र संस्कृति के साथ प्रधानमंत्री ने देश के विकास और 21वीं सदी की नई उपलब्धियों पर बात की। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से सकारात्मक पहल करने और विकसित भारत में हिस्सेदार बनने का आह्वान किया। अगले रविवार पूरा देश संविधान लागू होने के पूरे 75 वर्ष का उत्सव मना रहा होगा। संविधान की मूल भावना है सर्वहित के लिए काम करना। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के 118वें अंक में देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत विश्व बंधुत्व और शांति में विश्वास करने वाला देश रहा है और यही है भारत की गौरवशाली परंपरा और संस्कृति। हमारी एक ही इच्छा और अभिलाषा है, वो अभिलाषा ये है कि हम संसार में सुख और शांति कायम करने में मदद पहुंचा सकें और संसार के हाथों में सत्य और अहिंसा वो अचूक हथियार दे सकें जिसने हमें आज आज़ादी तक पहुंचाया है। हमारी जिंदगी और संस्कृति में कुछ ऐसा है जिसने हमें समय के थपेड़ों के बावजूद जिंदा रहने की शक्ति दी है। अगर हम अपने आदर्शों को सामने रखे रहेंगे तो हम संसार की बड़ी सेवा कर पाएंगे। भारतीय गणतंत्र संस्कृति के साथ प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए 21वीं सदी की नई उपलब्धियों को भी साझा किया। बीते दिनों अंतरिक्ष में इसरो की विशेष उपलब्धि का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे सराहा। हमारे साइंटिस्ट ने सैटेलाइट्स की स्पेस डॉकिंग कराई है। जब अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट कनेक्ट किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को स्पेस डॉकिंग कहते हैं। यह तकनीक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन तक सप्लाई भेजने और क्रू मिशन के लिए अहम है। भारत ऐसा चौथा देश बना है जिसने ये सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने स्पेस सेक्टर में नए स्टार्टअप को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता अहम कदम करार दिया। उन्होंने देश के टियर 2, टियर 3 शहरों में बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को पारंपरिक सोच से आगे की उड़ान करार दिया। नागालैंड जैसे राज्य में पिछले साल स्टार्टअप्स के रजिस्ट्रेशन में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है। वेस्ट मैनेजमेंट, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स ऐसे सेक्टर हैं जिनसे जुड़े स्टार्टअप सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। ये कन्वेंशनल सेक्टर्स नहीं है, लेकिन हमारे युवा साथी भी तो कन्वेंशनल से आगे की सोच रखते हैं, इसलिए उन्हें सफलता भी मिल रही है। देश के युवाओं से प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से सकारात्मक पहल करने और विकसित भारत में हिस्सेदार बनने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कहा कि भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास का एक्सटेम केंद्र अंतरिक्ष में विनिर्माण के लिए नई तकनीकों पर काम कर रहा है और इस पर IIT मद्रास के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर सत्यन सुवैया ने कहा कि हमारे शोध को प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेख किए जाने से हमारे शोधार्थियों को बहुत प्रोत्साहन मिला है। हमारा एक एक्साइटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है। ऐसी मैन्युफैक्चरिंग हम स्पेस में करना चाहते हैं। स्पेस पर मतलब ऑर्बिट में या मार्स और मून का सरफेस में भी मैन्युफैक्चरिंग क्या कर सकते हैं। उस
उसके हिसाब से हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे बगल में एक सेटअप है, ये इसको आप पेलोड कह सकते हैं, सैटेलाइट कह सकते हैं, स्पेस फैक्ट्री कह सकते हैं। सो ये एक सिमुलेटेड स्पेस फैक्ट्री है। इसके अंदर हमारा एक 3D प्रिंटिंग का सेटअप है। सो इस सेटअप में पूरा कैमरा, सेंसर सब हमने रखा है इसमें। और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम में इसी साल अप्रैल महीने में आयोजित होने वाले राज्य के सबसे बड़े प्रतिष्ठित श्री शंकर देव पुरस्कार 2025 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति ने अप्रैल 2025 में राज्य का दौरा करने और श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार प्रदान करने के हमारे निमंत्रण को विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया है। उनके बहुमूल्य समय और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस अवसर पर गृह मंत्री ने लगभग 220 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अमित शाह 3 महत्वपूर्ण केंद्रों के परिसर का लोकार्पण उन्होंने किया, जिनमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का दक्षिणी परिसर, एनडीआरएफ की 10वीं वाहिनी तथा रीजनल रिस्पांस सेंटर और सुपोल का परिसर इसमें शामिल है। गृह मंत्री हैदराबाद के राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी की नई इंटीग्रेटेड शूटिंग रेंज का शिलान्यास भी उन्होंने किया और ये इंटीग्रेटेड शूटिंग रेंज 50 मीटर लंबी है और इसमें 10 लेन हैं, जिनमें 10 व्यक्ति एक साथ फायरिंग अभ्यास कर सकते हैं और इस रेंज की अत्याधुनिक तकनीक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और ये देश के सभी पुलिस संगठनों में अपनी तरह की अनूठी सुविधा है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह कल आंध्र प्रदेश पहुंचे और उंडावल्ली स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण से उन्होंने मुलाकात की। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने रविवार को अहमदाबाद का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने अहमदाबाद के केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने अहमदाबाद के CIPET में आयोजित एक कार्यक्रम में कैलिब्रेशन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया और इसके साथ ही उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से भागलपुर में कौशल और तकनीकी सहायता केंद्र और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही CIPET मदुरै में 6.40 करोड़ रुपए की कुल लागत से निर्मित लड़कों के छात्रावास का भी उद्घाटन किया। जेपी नड्डा ने निरंतर विकास के माध्यम से तकनीकी ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने में CIPET द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नीतिगत समर्थन के माध्यम से उद्योगों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने गुजरात के अहमदाबाद में संविधान गौरव अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। नड्डा ने अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया। क्या किया जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 में? इसमें धारा 370 के साथ 35A ये भी जोड़ दिया। 35A और 35A में क्या दिया कि जम्मू कश्मीर की नागरिकता और भारत की नागरिकता अलग अलग होगी। जम्मू कश्मीर का नागरिक भारत का नागरिक होगा, लेकिन भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं हो सकता है। अलग प्रधान, अलग निशान और अलग संविधान, ये 35A की देन है। और अब मैं बताऊंगा अच्छा संविधान अंबेडकर जी के द्वारा बनाया हुआ, बुरे लोगों ने क्या किया उसका ये किया कि 35A लगा दी और संसद से पास नहीं कराया, संसद को नहीं बताया, राष्ट्रपति से साइन करा करके कर लिया। आप देखो संसद के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। आज ये बड़ी संसद की मर्यादा की चिंता करने लगे हैं इनके परपोते। इनको मालूम नहीं है कि इन लोगों ने क्या क्या किया है भारत के संविधान के साथ।
अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाले का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि सैफ पर हमला करने वाला शख्स 6 महीने पहले ही अवैध रूप से भारत आया था। अदालत ने आरोपी को 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब आरोपी का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आते ही भाजपा अवैध रूप से भारत आने वाले बांग्लादेशियों को वापस भेजने की बात कर रही है। सैफ अली खान और बांग्लादेश कनेक्शन। सैफ पर हमला करने वाला अवैध रूप से आया था भारत। पुलिस का दावा, बांग्लादेश का रहने वाला है हमलावर। यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है। 6 महीने पहले ही भारत आया था। आरोपी का असली नाम क्या है? भारत किस मकसद से आया था? पुलिस खोल रही है एक एक तह। इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। ये है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, उम्र 30 साल, बांग्लादेश का निवासी है। रविवार की सुबह ठाणे के हीरा नंदानी स्टेट के पास एक लेबर कैंप से पकड़ा गया। वह झाड़ियों में छिपा हुआ था और अपनी पहचान बदलकर विजय दास के रूप में रह रहा था। बुधवार की रात 2 से 3 बजे के बीच सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ही था। आरोपी सैफ के बांद्रा स्थित रिहायशी अपार्टमेंट में घुसा और 12वीं मंजिल पर पहुंचा और चाकू से सैफ पर हमले किए। सैफ जख्मी हो गए थे। ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर यह इंसिडेंट हुआ था। पुलिस के सामने अहम सवाल है कि आखिर हमलावर का मकसद क्या था? हमलावर लूटपाट करने आया था या फिर कोई और ही इरादा था? वह अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल तक कैसे पहुंचा? उसका कोई मददगार भी था या वह अकेले ही इस वारदात में शामिल था? किसी गार्ड ने अनजान व्यक्ति को क्यों नहीं रोका? वह सीधे सैफ अली खान के फ्लैट में कैसे घुस गया? पुलिस ने इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बांद्रा कोर्ट से आरोपी की कस्टडी मांगी और अदालत ने आरोपी को 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने आरोपी के बांग्लादेश कनेक्शन से इनकार किया है। बांग्लादेशी का जो मामला है वो झूठ है। काफी सालों से वो यहाँ पे रह रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। उनके पास सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है। अब आरोपी का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आते ही देश में सियासत भी तेज हो गई। भाजपा अब अवैध रूप से भारत आने वाले बांग्लादेशियों को वापस भेजने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अवैध रूप से लोग भारत में कैसे आते जा रहे हैं। मैंने अभी वो लेबर कैंप की विजिट की जहां पर 3 महीना मोहम्मद शहजाद ने पनाह ली थी और इससे मैंने थाने पुलिस स्टेशन में अभी पर्सनल विजिट करके शिकायत की है। थाने पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिया। सवाल तो केंद्र सरकार पे खड़े होंगे कि इतने बड़े पैमाने पर इतने 5-6 स्टेट को क्रॉस करके लोग महाराष्ट्र तक कैसे पहुंचते हैं? क्या करती है बीएसएफ, क्या करती है मिलिट्री हमारी, और क्या करता है केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट? बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ पर कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने। उन्होंने आरोप लगाए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ऐसे लोगों की मददगार बनी बैठी हुई है। बहुत सारे बांग्लादेशी बंगाल की सरकार के द्वारा घुसेड़े जा रहे हैं भारत की सीमा के अंदर, और हिंदू नाम से उनका आधार कार्ड बना रहे हैं और यहाँ आकर वो लोग क्राइम कर रहे हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में पकड़े गए एक दूसरे संदिग्ध आकाश कनौजिया को मुंबई पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। मुंबई पुलिस के सब इंस्पेक्टर प्रदीप ने बताया कि संदिग्ध आरोपी नहीं है, इसलिए इसे छोड़ा जा रहा है। टेस्ट तो करेंगे ना, जो सस्पेक्ट हमको लगेगा। हम एक ही टीम थोड़ी है, पूरे इंडिया में टीम रवाना हुई थी। छेड़ रहे हैं उसको जिधर जाना है उसको, जिधर जाना है उसको जाएगा। अपराध में शामिल आरोपी बांग्लादेशी हो या फिर कोई और, बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले की खबर को लेकर पूरे देश में लोगों के बीच चर्चा बनी हुई है। सवाल लोगों के भी हैं कि आखिर सुरक्षित माने जाने वाले अपार्टमेंट में वारदात कैसे हुई और वारदात का असली मकसद क्या है। फिलहाल सैफ खतरे से बाहर है और लीलावती अस्पताल में वे रिकवर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और उधर संभल हिंसा मामले में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को हिंसा में शामिल 10 और उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से लूटे गए 15 कारतूस के खोखे, एक पिस्टल सहित कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने अब तक 70 आरोपियों को गिरफ्तार कर वो जेल भेज चुकी है, जबकि फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि संभल में बीते साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जमकर बवाल हुआ था, जिसमें पथराव, फायरिंग और आगजनी में 5 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल सहित 40 नामजद और 2750 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस इस मामले में 60 लोगों को पहले ही जेल भेज चुकी है। 10 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकार घटना में अभी तक 70 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आज गिरफ्तारशुदा अभियुक्त मुल्ला अफरोज पुत्र अफसर निवासी हुसैनी रोड थाना नखासा यह अभियुक्त सारीसाटा गैंग का सक्रिय सदस्य है एवं वाहन तस्करी एवं शस्त्र तस्करी से यह और इसका गैंग जुड़ा हुआ है। अभियुक्त के कब्जे से आला कत्ल, 1 अदद पिस्टल 32 बोर एवं 3 अदद जिंदा कार्टेज 32 बोर के बरामद किए गए हैं। और अब बात हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम की। 15 महीनों की लड़ाई के बाद ये युद्ध विराम लागू हुआ। इस बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को गाजा युद्ध विराम समझौता न तोड़ने की चेतावनी दी है। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा है कि वे इजराइल और हमास के बीच संघर्ष को समाप्त होता देखना चाहते हैं और इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू को वही करना चाहिए जो किया जाना जरूरी है। ट्रंप ने आगाह किया है कि यदि दोनों पक्ष संघर्ष विराम समझौते पर अमल नहीं करते तो वे सख्त कदम उठाएंगे और इसके नतीजे भुगतने होंगे। 15 महीने की भीषण लड़ाई के बाद रविवार का सूरज आखिरकार गाजा में संघर्ष विराम का संदेश लेकर उगा। 3 घंटे के विलंब से ही सही, इजराइल और हमास के बीच हुआ संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया। पहले चरण में रिहा होने वाले बंधकों की सूची मिलने में देरी से अटकलें लगाई जाने लगी थीं कि कहीं समझौता लागू होने से पहले ही दम न तोड़ दे। आखिरकार हमास ने छोड़े जाने वाले 3 इजरायली महिला बंधकों के नाम सौंप दिए। इसके बाद संघर्ष विराम प्रभावी हो गया। 7 अक्टूबर 2023 के आतंकी हमले में हमास ने जो 250 से अधिक इजरायली बंधक बनाए थे, उनमें ये 3 शामिल हैं। समझौते के तहत हमास बंधकों की चरणबद्ध रिहाई करेगा, जिसके बदले इजराइल फिलिस्तीनी कैदी छोड़ेगा। पहले चरण में 33 इजरायली बंधक रिहा होंगे। इनमें सबसे युवा और सबसे उम्रदराज बंधक शामिल हैं। अटकलों आशंकाओं के बावजूद आखिरकार संघर्ष विराम होने का विश्व समुदाय ने स्वागत किया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, बंधक आज से वापस आना शुरू कर रहे हैं। 3 बहादुर युवा महिलाएं इनमें पहली होंगी। अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता में हुए संघर्ष विराम समझौते के 3 चरण हैं। पहले चरण में हमास बंधक महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को छोड़ेगा, जिसके बदले में इजराइल फिलिस्तीनी कैदी रिहा करेगा। 1 इजरायली बंधक के बदले लगभग 30 फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। इजरायली सेना गजा की घनी आबादी से निकल जाएगी और विस्थापितों को वापस आने दिया जाएगा। साथ ही मानवीय सहायता से भरे सैकड़ों वाहन प्रतिदिन गाजा में प्रवेश कर सकेंगे। समझौते का दूसरा चरण 16 दिन बाद शुरू होगा, जिसमें बाकी बंधकों की रिहाई प्रस्तावित है। साथ ही इजरायली सेना गाजा से पूरी तरह निकल जाएगी। अंतिम चरण के तहत यदि हमास के कब्जे में किसी बंधक का शव है, उसकी वापसी होगी और गाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इजराइल के विदेश मंत्री संघर्ष विराम लागू होने के तुरंत बाद मीडिया के सामने आए। उन्होंने समझौते पर आगे बढ़ने की बात तो कही, लेकिन दोहराया कि गाजा में हमास की मौजूदगी बने रहना इजराइल के सुरक्षा हितों के खिलाफ होगा। To move from the first phase to the second phase is not something automatic. We have objectives of the war. To do it automatically is to accept Hamas wishes and Hamas demands. We have objectives to achieve, and we will negotiate that. We will negotiate that in good faith. But as I said, it is not automatic. संघर्ष की आग थमते ही गाजा के हजारों विस्थापित अपने उन घरों की ओर बढ़ने लगे जहां से वो लड़ाई छिड़ने के बाद भाग आए थे। लोग अपने साथ सामान लिए काफिलों के रूप में आगे बढ़ते नजर आए।
समझौते के तहत गाजा में मानवीय सहायता से भरे ट्रक भी दाखिल होना शुरू हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी के ट्रक इजराइल और रफाह दोनों रास्तों से गाजा में प्रवेश करते दिखाई दिए। संघर्ष विराम शुरू होने से पहले ही एजेंसी ने मानवीय सहायता से भरे 4000 ट्रक तैयार खड़े कर रखे थे। इनमें आधे खाद्य सामग्री और आटे से भरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाकुंभ में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में जुट रहे हैं लोग और इस समागम को और भी अनोखा और भी आकर्षक बना रहे हैं। महाकुंभ में आस्था के कई रंग नजर आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। इटली से आए एक प्रतिनिधिमंडल के ये दिव्य आस्था भरे स्वर बता रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ देश की सीमाओं को लांघता हुआ विदेशों में गुंजायमान हो रहा है। प्रयागराज में स्नान के बाद इटली से आए एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और आस्था भरे स्वरों से रामायण, शिवतांडव और कई भजनों की प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध कर दिया। दिव्य महाकुंभ में आस्था का स्नान जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संगम में पवित्र स्नान किए। इस बीच व्यवस्थाओं को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेले का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेले में राज्य पर्यटन विभाग की प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। सीएम योगी ने आध्यात्मिक कथावाचक मुरारी बापू के पंडे में कथा में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन के सभी लोग महाकुंभ के लिए पीएम मोदी के विजन को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आगामी अमृत स्नानों के लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है महाकुंभ के लिए, उसको स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए सभी लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। मैंने पूरे महाकुंभ एरिया का सर्वे किया है। प्रातःकाल से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो लोग आज संगम तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और यहाँ पे रहने वाले कल्पवासियों और अन्य संस्थाओं से जुड़ी हुई पूरी संख्या को अगर हम देखेंगे तो यह बढ़ कर के लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग आज के समय में यहाँ पर मौजूद हैं। महाकुंभ में आस्था के कई रंग नजर आ रहे हैं। मेले में 7.5 करोड़ रुद्राक्ष की मालाओं से 12 ज्योतिर्लिंग भी बनाए गए हैं जो श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला 2025 केवल आध्यात्मिकता और आस्था का संगम नहीं है, बल्कि यहां श्रद्धालुओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट रेस्टोरेंट भी संचालित हो रहा है। अडानी ग्रुप के बाद अब देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस फाउंडेशन सबसे बढ़िया अखाड़े निरंजनी अखाड़े के साथ क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल ली है और लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन की सेवा देना। अजय मिश्रा की देखिए ये खास रिपोर्ट। भारतवर्ष विश्व का हृदय है और उत्तर प्रदेश उसका प्राण। वह प्राण जहां अवतार होता है पर ब्रह्म परमात्मा का श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, काशी में भगवान शिव के रूप में। यहीं पर परब्रह्म परमात्मा सभी का भरण पोषण करते हैं। प्रयागराज की धरती पर इस वक्त अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाया जा रहा है। 4000 हेक्टेयर मेला क्षेत्र में और शहर के कई हिस्सों में तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए 24 घंटे निःशुल्क भंडारे चल रहे हैं, जहां लाखों लोगों को भोजन कराया जा रहा है। अतिथि देवो भव की परंपरा में इस तरह के आप कहीं भी आएंगे, किसी भी आश्रम में जाकर के आप अगर शरण मांगेंगे आपको कोई रोकेगा नहीं। आप भोजन मांगेंगे आपको निःशुल्क भोजन किया जाएगा, बहुत प्रेम से किया जाएगा, क्योंकि अब ये उत्तरायण की शुरुआत हो चुकी है। मकर संक्रांति में दान और संपूर्ण कुंभ मेले में दान का अत्यंत महत्व होता है और इसलिए लोग खुल करके दान करते हैं। और ये भोजन
सिर्फ भोजन नहीं, भगवान को निवेदन करने के बाद में ये हो जाता है प्रसाद। कुछ लोग इसे महाप्रसाद भी कहते हैं। भारतीय संस्कृति की अतिथि सत्कार और सेवा भावना का जीवंत उदाहरण है महाकुंभ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अनुसार रोजाना करीब 10 से 15 लाख लोग भोजन कर रहे हैं। इस समय दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क भोजन स्थल बन चुका है प्रयागराज। अडानी इस्कॉन के भंडारे में भोर में 3 बजे से रात 11 बजे तक भोजन वितरण किया जा रहा है। हर कैंप में 400 से 500 वॉलंटियर पूरी भक्तिभाव से सेवा में लगे हुए हैं। इस्कॉन की अन्य सेवा में रोजाना करीब 1 लाख श्रद्धालु सात्विक भोजन कर रहे हैं। मेले के समापन तक 50 लाख लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और अब कुंभ में सबसे बड़े अखाड़े निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश आनंद जी ने डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि देश के सबसे बड़े उद्योग समूह रिलायंस फाउंडेशन ने मेले में क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल ली है और उनका लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को भोजन कराने का। यह सेवा आज से शुरू हो रही है। हमारे शिविर में करीबन 1 करोड़ लोग भोजन करेंगे, ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ है। आज हमारे शिविर को या हमारे परंपरा को या हमारी व्यवस्था को या हमारे अन्न क्षेत्र को देश के एक बड़े उद्योगपति परिवार ने तय किया कि गुरुजी के सौजन्य से इस भंडारे को मैं भी आगे बढ़ाऊंगा। मैं नाम आपको कल बताऊंगा, आज नहीं कल बताऊंगा। तो मेरा मानना है, मेरा इसलिए मानना है कि इस तीर्थ क्षेत्र में आने वाले कोई भी अतिथि, कोई भी बिना अतिथि या कोई भी गरीब अमीर व्यक्ति ऐसा न हो जो बिना खाए चला जाए। प्रयागराज की पवित्र धरती बड़े और छोटे में भेद नहीं करती। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में सतयुग की छाया प्रतीत होती है। यहाँ आकर आप महसूस कर सकते हैं कि जब राम राज्य का एक बहुत छोटा सा अंश इतना सुंदर, इतना भव्य, इतना सात्विक है तो संपूर्ण राम राज्य कैसा होगा। प्रयागराज धाम से कैमरामैन शिव सुमन के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज। और वहीं सनातन धर्म और संस्कृति से प्रभावित होकर दुनिया के अनेक देशों से आए महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालु सनातन धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। ऐसे ही एक आयोजन में जापान, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस समेत कई देशों से आए श्रद्धालुओं ने जगत गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी जी से सनातन धर्म की दीक्षा ली है और इनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। महाकुंभ पूरे विश्व के लिए श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। सनातन संस्कृति के सनातन शाश्वत उदार विचारों से अभिभूत होकर न जाने कितने श्रद्धालु इस महापर्व के साक्षी बन रहे हैं और सनातन संस्कृति को श्रद्धा के साथ स्वीकार कर रहे हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। संगम के पावन धरती पर तब एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला जब सस्वर मंत्रोच्चार और पूरे वैदिक विधि विधान से एक साथ 62 विदेशी श्रद्धालुओं ने सनातन धर्म की दीक्षा ली। तो कुंभ मेले में संगम में एक तरह की शक्ति की दूसरी जगह नहीं है। ये शक्ति एक शांति है मन में, दिल में, और ये शक्ति भगवान है। ये कुछ वे लोग बोले अमृत। अमेरिका, यूरोप सहित अनेक देशों से महाकुंभ में पधारे अपने इन 62 शिष्यों को परंपरानुसार जगत गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी जी ने स्वयं सनातन धर्म की दीक्षा दी। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। You see, when we are in direct alignment with our Atma, everything comes by itself. When the Atma and the personality of the human merge, you become the embodiment of knowledge, the embodiment of love, the embodiment of light. And wherever you go, that's what you carry everywhere. मॉरिशस के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी अमेरिका निवासी जगत गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी जी विदेशों में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में पिछले 1.5 दशक से निरंतर सक्रिय हैं। जापान, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस समेत कई अन्य यूरोपीय देशों में इनके भक्तों की बहुत बड़ी संख्या है, जिनमें से लगभग उनके 40 शिष्य महाकुंभ के साक्षी बनने के लिए प्रयाग में रह रहे हैं। The Shakti that's coming through cosmically for this Kumbh
are entering this new consciousness, and it's amazing to observe. वर्ष 2019 के अर्धकुंभ में भी जगत गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी जी से प्रेरित होकर उनके 9 विदेशी मूल के शिष्यों ने संत परंपरा को आत्मसात करते हुए सनातन धर्म को अंगीकार किया था और उन सभी ने महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त की थी। उनमें से 3 महिला संत भी शामिल हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं अवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। वाराणसी के शक्तिधाम आश्रम की प्रमुख अध्यात्म गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी जी के भक्तों में दुनिया भर के 12 से भी अधिक देशों के निवासी हैं, जिन्होंने अब सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है। इनका मानना है कि सनातन ही शाश्वत और शांति का मार्ग बता सकता है। In meeting my guru, I was immediately called to Sanatana Dharma, this way of life where at the front and center, at the core of all of life is Atma, Para Atma, the divine that is within me, is within you, it's within all of us. सनातन संस्कृति ने सदा से ही समूचे संसार को अपने सदाचार और सद्भाव से प्रेरित किया है, आकर्षित किया है, जिसका उत्तम उदाहरण आप देख सकते हैं संस्कृत और सनातन संस्कृति में रंगे इन विदेशी मेहमानों के माध्यम से, जो कि अब सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को स्वीकार कर चुके हैं। कैमरा पर्सन सौरभ शुक्ला के साथ मिलिता वशिष्ठ, डीडी न्यूज, प्रयाग। और वहीं महाकुंभ में दुनिया भर से पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालुओं के रहने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मेला क्षेत्र में टेंट सिटी भी बसाई गई है और ये टेंट देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इन टेंटों में साफ सफाई का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है और इसी पर पेश है डीडी न्यूज संवाददाता जया सिन्हा की ये खास रिपोर्ट। हजारों करोड़ों श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं प्रयागराज में कुंभ में डुबकी लगाने के लिए। अलग अलग इंतजाम यहां पर किए गए हैं। इस वक्त तो मैं मौजूद हूं एक टेंट सिटी जो यहां पर बसाई गई। महज 10 दिनों में ये तमाम टेंट्स को खड़ा कर दिया गया। कल्प वृक्ष कुटीर, लक्ष्मी भवन, धनवंतरी भवन, यानी कि कुंभ से ही, इस आस्था के इस महाकुंभ से ही प्रेरित यहाँ टेंट्स को बसाया गया है और देश भर से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। जैसे हमने देखा जब यहाँ पे आए थे तो बिल्कुल कुछ यहाँ पे था नहीं और इतने सारे भक्त आने हैं, श्रद्धालु आने हैं, तो उनके लिए डिफरेंट अरेंजमेंट्स यहाँ पे करने हैं। तो जैसे भक्त भक्ति करता है, भक्ति में आगे बढ़ता है, तो नेचुरली उसके अंदर केयरिंग नेचर ये सब जागृत होता है। तो वो उसको आगे बढ़ाते हुए हमने ये टेंट, हमने सोचा कैसे हम जो गेस्ट हैं उनका केयर कर सकते हैं। तो 10 दिन के अंदर भक्तों ने 24 घंटे सेवा किया, रात दिन एक करके। इतना सुंदर टेंट अभी हमें देखने को जो मिल रहा है, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था और अभी इतना सुंदर भव्य यहाँ पे रहने की फैसिलिटी यहाँ पे भक्तों ने किया है। तो जैसे शिव जी ने जो अमृत मंथन में जहर ग्रहण कर लिया था बाकी दूसरे के सुख के लिए, उसी प्रकार भक्तों ने दिन रात एक करके अपनी नींद को सैक्रिफाइस करके ये कुंभ मेला में इतना सुंदर सेवा कर रहे हैं। चाहे प्रसाद वितरण हो, चाहे कोई और सर्विस हो, या ये टेंट ही क्यों ना हो। और वहीं प्रयागराज महाकुंभ उत्सव हर रोज एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। 144 साल के बाद दुर्लभ खगोलीय संयोग में आयोजित हो रहे इस महाकुंभ में करोड़ों लोग पुण्य कमाने रोज आ रहे हैं। ऐसे में इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में यूपी सरकार ने कई रचनात्मक योजनाएं शुरू की हैं, जैसे आधुनिक तरीके से टेंट सिटी बनाना, 30 पंटून पुल बनाना और इनके अलावा और भी काफी कुछ किया गया है आस्था के इस महापर्व को सफल बनाने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बना कुंभ इस समय श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी भीड़ की मेजबानी कर रहा है, जो देश और दुनिया के कोने कोने से आ रहे हैं। 144 साल के बाद दुर्लभ खगोलीय संयोग में आयोजित होने से इस महापर्व की अहमियत और भी बढ़ गई है। ऐसे में यूपी सरकार सनातन के इस पर्व को विश्व स्तरीय आयोजन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं के संगम तक आसानी से पहुंचने के लिए 30 पंटून पुल बनाए गए हैं, जिन्हें अक्सर सैन्य पुल कहा जाता है। महाकुंभ मेला 2025 के लिए 15 महीने की अवधि में बनाए गए 30 पंटून पुल 5 टन तक का वजन सहन कर सकते हैं। देश भर से कुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं को आने जाने में इस पंटून पुल से काफी सुविधा मिल रही है। पीपा पुल बनने से बहुत फायदा है, अपना समय बचता है
और इधर के आदमी उधर भी जा सकते हैं, उधर के आदमी इधर भी आ सकते हैं। ये जो पोंटून ब्रिज बना है इसके बनने से हमें बहुत सुविधाएं मिली हैं। इससे हम बुजुर्गों को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है, आने जाने के लिए उनका समय बचता है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत आसानी तरीके से जा रहे हैं। यूपी सरकार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक टेंट सिटी भी स्थापित की है। इस टेंट सिटी में 4 अलग अलग श्रेणियों के टेंट हैं। इनमें विला, महाराजा, स्विस कॉटेज और डोरमेट्री है। महाकुंभ के दौरान करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं की प्रयागराज आने की उम्मीद है। इसे ध्यान में रखते हुए ये टेंट 1 जनवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक चालू रहेंगे। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर कई उपाय किए गए हैं। अनेक नए आयामों के साथ कुंभ का नया जिला दुनिया की सबसे बड़ी आस्था के समागम के लिए एक मानक स्थापित कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए दीपिका महतो की रिपोर्ट। और वहीं सनातन संस्कृति के महापर्व महाकुंभ में देश दुनिया के साधु संत संगम के तट पर कल्पवास कर रहे हैं। महाकुंभ पर्व में महिला साधु संतों के समागम से भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति का अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। सनातन संस्कृति में प्राचीन काल से ही नारी का क्या स्थान रहा है और महाकुंभ में महिला साधु किस प्रकार से समाज में नारी सशक्तिकरण का संदेश दे रही हैं, इसके विषय में बता रही हैं आध्यात्मिक गुरु साध्वी ऋतंभरा दीदी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सनातन से प्रेरणा लेनी होगी, जहाँ स्त्री को इतना ऊंचा स्थान दिया गया। लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि सारे विश्व में किसी ने परमात्मा की कल्पना स्त्री के रूप में की हो? तो आप देखोगे कि वो सनातन ही है। हमारे यहाँ स्त्री को शक्ति स्वरूपा माना गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आप श्री राम भी हैं और राजा राम हो गए हैं और चक्रवर्ती सम्राट हो गए हैं और आप किसी अश्वमेध यज्ञ की कल्पना करते हैं, तो अगर आप पत्नी वियुक्त हैं तो आपको उसका अधिकार नहीं है। आपके पार्श्व में स्वर्णमयी जानकी बिठाई जाएंगी, तब आप उस यज्ञ में आहुति देने के योग्य बनोगे। सारे संसार का पाप आप बिना पत्नी के कर सकते हो, पर पुण्य जब जब करना होगा तो आपको आपकी सहधर्मनी, आपकी धर्म पत्नी साथ में चाहिए। इतना बड़ा ऊंचा सम्मान हमारे सनातन में स्त्री का है। अपितु अगर परमात्मा को भी अवतार लेकर धरती पर आना होता है तो वो जगदीश्वर की भी आश्रयदायिनी है। बहुत ऊंचा स्थान है। साध्वी दीदी माँ, आपने सनातन संस्कृति में बताया कि किस तरह से सदा ही स्त्री शक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखा गया है और महाकुंभ में भी स्त्री का बहुत बड़ा आप एक संदेश, एक बहुत बड़ी भागीदारी देख सकते हैं। डीडी न्यूज़ को समय देने के लिए गुरु माँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं नई दिल्ली में चल रहे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में ईवी सेक्टर में मेक इन इंडिया की धूम है। भारत की कंपनियां ईवी सेगमेंट में कई नए प्रयोग कर रही हैं और इसके तहत कई तरह के वाहनों का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें ईवी चलित मोबाइल बस अस्पताल और लग्जरी पैसेंजर बसें भी शामिल हैं। मोबाइल बस अस्पताल चलता फिरता अस्पताल है जिसमें मेडिकल ज़रूरत की सभी सुविधाओं को शामिल किया जा सकता है। दुर्गम इलाकों स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में ये मोबाइल अस्पताल बसें बड़ी लाभकारी साबित हो सकती हैं, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी ने। देखिए। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में तमाम तरह के वो व्हीकल दिखाए गए हैं जो कि मोबिलिटी का भविष्य है और ख़ास तौर पर ग्रीन एनर्जी पे खासा फोकस किया गया है। साथ ही हम कह सकते हैं ईवी पे खासा फोकस किया गया है और ये दिखाता है कि भारत की तस्वीर क्या होगी और ख़ास तौर पर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट जो हैं वो किस तरीके से अब ग्लोबल लेवल पर अपना एकाधिकार, अपनी जो उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं उसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हमने जो पूरा का पूरा मूल उद्देश्य रखा है कि हमारी सारे के सारे विश्व को मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ले जाना है। भारत की ई का एक हमारा जो उद्देश्य है, इसका मतलब है कि हम भारत में सारी एकता करके सारे सप्लाई चेन, सप्लाई कस्टमर को एक करते हुए हम पूरे वर्ल्ड का ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं, जो हमारा मेक इन इंडिया गवर्नमेंट के विजन के साथ अलाइंड है। जो ग्रीन एनर्जी, पोल्यूशन फ्री व्हीकल्स जो हैं हमारी,
उनको बनाएंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तमाम तरह के सेगमेंट के व्हीकल्स हैं जो यहाँ पर हैं और ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरीके से भारत जो है वो मोबिलिटी सेक्टर में किस तरीके से अपनी आमद बढ़ा रहा है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में कई सारे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट हैं और इसमें खास तौर पे हम कह सकते हैं कि ये चलता फिरता अस्पताल है जो कि पहली बार यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेस यहाँ पर है और इस बस को एक चलते फिरते अस्पताल के रूप में कस्टमाइज किया जा सकता है और काफ़ी स्पेस यहाँ पर है। 2 बेड का ये अस्पताल ये बनाया गया है जहाँ पर कि तमाम उपकरण जो है ये देख सकते हैं आप, एक बेड ये है, दूसरा बेड ये है और दूसरा जो जहाँ पे स्पेस आपको दिख रहा है वहाँ पर तमाम जरूरी उपकरण जो है वो लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर रिमोट एरिया है, वहाँ पर इस तरीके का अस्पताल जो है मोबाइल ये जो अस्पताल चलता फिरता उसके माध्यम से पहुंच सकता है। हमने यहाँ 4 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। जो पहला प्रोडक्ट है उसका नाम है गैलेक्सी, जो कि अल्ट्रा लग्जरी ट्रैवल के लिए प्रोडक्ट है। एक दिन में 1000 किलोमीटर चल सकता है और ये मिक्स है सीटिंग और स्लीपिंग का। मोबाइल मेडिकल यूनिट हॉस्पिटल ऑन व्हील्स है जो कि अलग अलग लोगों के लिए हर एरिया में, विलेज में, रूरल एरिया में, टियर 1 टियर 2 सिटी में, टियर 3 सिटी में काफ़ी ही कारगर साबित होगा। तो और चौथा प्रोडक्ट हमारा 9 मीटर लो फ्लोर है जो कि अलग अलग एयरपोर्ट्स पे, शहरों पे, हर जगह काफ़ी बड़े रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। देख सकते हैं आपकी ये जो है लग्जरी रीडिफाइंड विथ सस्टेनेबल मोबिलिटी, ये वो बस है जिसमें कि तमाम वो आधुनिक सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई गई हैं, कस्टमाइज इसको किया गया है। तो इस तरीके की कई अब ईवी के साथ में कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं जिसमें कि जो बसेस हैं उनको कस्टमाइज करके किस तरीके से और ज़्यादा उपयोगी बनाया जाए। भारत की कंपनियां जो है, जो कि भारत की कंपनियां हैं, मेक इन इंडिया हैं और पूरी तरीके से आत्मनिर्भर कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियां जो हैं लगातार जो है ईवी सेक्टर में, मोबिलिटी सेक्टर में लगातार देश विदेश में अपना नाम बना रही हैं। कैमरामैन राजेश देखी के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं नई दिल्ली में दिल्ली बिज एक्सपो अवार्ड और समिट का आयोजन किया गया, जहां देश भर से बड़ी संख्या में स्टार्टअप और युवा उद्यमी शामिल हुए, जहां उनके नवाचारों और उद्यमशीलता के लिए बिज एक्सपो सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महिला उद्यमी भी काफ़ी बड़ी संख्या में शामिल हुई। कार्यक्रम में शामिल स्टार्टअप उद्यमियों ने नवाचार, आइडिया और भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा की। हमारे नए स्टार्टअप्स हैं जो ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं, एक दूसरे से गेट टुगेदर कर सकें। इससे हमारे न्यू स्टार्टअप्स को भी बहुत बढ़ावा मिलता है। वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अपने स्टॉल्स भी लगाते हैं, अवार्ड्स भी लेते हैं, जिससे उनको एक रिकग्नाइजेशन मिलती है और एक प्रोत्साहन मिलता है कि वो और आगे बढ़ें। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 आम जनता के लिए रविवार से खोल दिया गया है। आमजन निःशुल्क एक्सपो का आनंद उठा सकते हैं। पहले दिन ऑटोमोबाइल प्रशंसकों की भारी भारत मंडपम पहुंची यहां पर बड़ी संख्या में, और वहीं गाड़ियों की नई तकनीक और मॉडल देख सभी यहां पर उत्साहित नजर आए। 22 जनवरी तक एक्सपो आमजन के लिए खुला रहेगा। ऑटोमोबाइल के शौकीनों के लिए शुक्रवार को भारत मंडपम में बाजार सज गया है। यहां लगे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में लग्जरी से लेकर बचत देने वाली गाड़ियां प्रदर्शित की गई हैं। पहले सीएनजी स्कूटर से लेकर हाइड्रोफ्यूल, फ्लेक्स फ्यूल और ईवी गाड़ियों की एक से बढ़कर एक मॉडल देखे जा सकते हैं। ऑटो एक्सपो में अगली पीढ़ी की ई बसें, गाड़ियां, स्कूटर, रिक्शा, वैनिटी वैन, एयर बस कौतूहल का विषय बने हुए हैं। इसके अलावा गाड़ियों के पार्ट्स और ईवी चार्जिंग मशीन तक सब कुछ एक ही छत के नीचे मौजूद है। 5 लाख रुपए की कीमत वाली इस छोटी सी कार ने सबको हैरानी से भर दिया है। स्वदेशी तकनीक से बनी कार भीड़ भाड़ वाले इलाके में आसानी से चल सकती है। हमने अंदर से इसका फीचर्स बहुत ही बढ़िया करा है। सो जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रीमियम हैचबैक में उनको जो फीचर्स मिले उनको ये गाड़ी में मिल जाएंगे, और कुछ चीज़ों में तो वो उससे भी आगे आती है। अंदर एसी तो है ही है, और फिर जो प्राइसिंग की बात कर रहे हैं आप, तो जो पेट्रोल गाड़ी में, सबसे छोटी पेट्रोल गाड़ी में 5 रुपये पर किलोमीटर का कॉस्ट होता है, इस गाड़ी के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग से 50 पैसे पर किलोमीटर का कॉस्ट आ जाता है। और फिर ऊपर जो सोलर पैनल लगा हुआ है वो दिन में 10 या 12 किलोमीटर दे देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट सौर ऊर्जा से एनर्जी मिल जाती है। आज एक्सपो आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है। एक्सपो सुबह 10 बजे खुला और देखते ही देखते गाड़ियों के शौकीनों की तादाद बढ़ती चली गई। एक मौका मिलता है लोगों को, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री टिकट्स मिल रही हैं, तो इससे ना पब्लिसिटी होती है गाड़ियों की और काफ़ी हेल्प होती है कंपनीज़ को भी अपनी ब्रांड को प्रमोट करने में, लॉन्च करने में, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। हमारे HSRP से लेके
स्पीड गवर्नर से लेके रेड और BS6 4 जनरेशन की जो ऑयल है आजकल जो डाली जा रही हैं उनसे लेके अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और सबके लिए फ्री पास है अब की बार, तो सब सारे लोग आ रहे हैं देखने के लिए, तो थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे देश में भी ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ डेवलप हो रही हैं। जितनी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ बनेंगी बेरोजगारी कम होगी भारत देश के अंदर और लोगों को उतना ही रोजगार मिलेगा। हमने यहाँ के देखा काफ़ी नई नई गाड़ियाँ हैं। इसमें खास बात है कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर कंपनियां अपनी नई तकनीकें प्रदर्शित कर रही हैं, जिनमें पैसेंजर से लेकर कमर्शियल वाहन मौजूद हैं। 20 से 22 फरवरी तक आम दर्शक सुबह 10 से 6 बजे के बीच भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में जा सकेंगे। डॉक्टर चंद्रशेखर, DD न्यूज। भारतीय पुरुष टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार आयोजित हुए खो खो विश्व कप के खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया है। भारतीय पुरुष टीम ने खेल में गति, रणनीति और कौशल के शानदार प्रदर्शन करते हुए नेपाल के खिलाफ 54-36 के अंतर से शानदार जीत दर्ज की है और इस मैच में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारत के मेहुल को चुना गया है। वहीं सुयश गारगेट को सर्वश्रेष्ठ अटैकर के पुरस्कार से नवाजा गया। मैच के सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर नेपाल के रोहित वर्मा रहे। भारतीय महिला खो खो टीम ने खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। ब्लू जर्सी में खेल रही भारतीय महिलाओं ने शानदार फाइनल मुकाबले में नेपाल पर दबदबा बनाया और 78-40 के एक तरफा स्कोर के साथ अपनी जीत पक्की की। मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाली नेपाल टीम की मनमती धानी सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर उन्हें चुना गया। वहीं भारत की अंशु कुमारी सर्वश्रेष्ठ अटैकर के पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। वहीं मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारत की चैथरा बी रही। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।